हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की इस पीडीएफ वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस पीडीएफ वीडियो में हम सितंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सितंबर माह के इस घटनाक्रम को, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटना चक्र, फिर अंतर्राष्ट्रीय, रक्षा विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी आदि बिंदुओं को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रमुख योजनाएं। प्रमुख योजना में पहली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। पहले ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है, जिसका जो मूल उद्देश्य है मत्स्य पालक जो हैं उनकी आय को दुगनी की जाए और साथ ही 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में 70 लाख टन की वृद्धि की जाए। तो मत्स्य उत्पादन में 70 लाख टन की वृद्धि करना और मत्स्य पालकों की आय को दुगनी करना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह है कि 55 लाख रोजगारों को भी सृजित की जाए। तो 55 लाख रोजगार का सृजन करना इसके एक अन्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो आगे बढ़ते हैं कि इसी योजना के तहत ई गोपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ई गोपाला एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ई गोपाला एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है, जो पशुपालक है, जो अपने पशुओं के पोषक के लिए क्या खिलाएं उनको, उनका मार्गदर्शन दिया जाएगा। पशु चिकित्सा एवं दवा से संबंधित उन्हें जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ यह एक डिजिटल माध्यम होगा जिसके तहत वे अपने पशुओं को बेच सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो ई गोपाला एप्लीकेशन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लॉन्च किया गया है। यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और यह आत्मनिर्भर कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। इस मिशन कर्मयोगी का नाम पूरा अगर देखें तो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है, जिसे मिशन कर्मयोगी कहा गया है। इसके तहत सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण किया जाएगा ताकि उनके में रचनात्मक, क्रियात्मक, प्रगतिशील एवं उन्हें सक्षम बनाया जा सके। तो मिशन कर्मयोगी किससे जुड़ा हुआ है? तो यह सिविल सेवकों की क्षमता विकास से जुड़ा हुआ है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया है हाल ही में। आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। तो गुजरात सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। तो आपको मालूम होगा कि गुजरात सरकार अभी वर्तमान में कौन है? तो वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। तो उनके द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जिसके तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की 50,000 महिला समूह बनाए जाएंगे और उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 महिला समूह बनाए जाएंगे और उन्हें 1 लाख तक का ब्याज मुक्त यानी 0% इंटरेस्ट पर उन्हें ऋण प्रदान किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो वह गुजरात राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वह शिवराज सिंह चौहान है। तो उनके द्वारा एक योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो पात्र हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वार्षिक रूप से 6,000 रुपये आय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उन किसानों को राज्य सरकार 4,000 रुपया अलग से वार्षिक प्रदान करेगी, जिससे कि एक किसान जो मध्य प्रदेश का है उसे कुल 10,000 रुपये की वार्षिक आय सहायता प्रदान की जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान की शुरुआत की गई है। तो महाराष्ट्र में आप जानते होंगे कोरोना का जो संक्रमण है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से प्रभावित हुआ, तो इसके माध्यम से घर घर जाकर कोरोना की जांच की जा सकेगी। तो राज्य सरकार ने कोविड-19 के लक्षणों की जांच करने हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान की शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। आगे बढ़ते हैं गरिमा योजना। गरिमा योजना की शुरुआत हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। तो गरिमा योजना किससे संबंधित है? तो यह उड़ीसा सरकार से संबंधित है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है वह है
नवीन पटनायक, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ उनके सामाजिक प्रतिष्ठा जो है उन्हें उपलब्ध कराई जाए। तो आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से और सामाजिक प्रतिष्ठा के उद्देश्य से किनकी, तो स्वच्छता कर्मियों की। तो इसलिए गरिमा योजना उड़ीसा सरकार से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से 20,000 जो स्वच्छता कर्मी हैं उन्हें और उनके परिवारों को इनका लाभ मिल सकेगा। इसमें स्वच्छता कर्मियों को समय सीमा जो काम करने की है वो निर्धारित की गई है 6 घंटे, और जिससे कि इनके आवास के रहने की सुविधा, शैक्षणिक सहायता और नियमित स्वास्थ्य जांच की जा सकेगी इस योजना के माध्यम से। तो गरिमा योजना उड़ीसा राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं, स्पैरो पोर्टल। हाल ही में जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया। तो स्पैरो पोर्टल किससे संबंधित है, तो वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसका मूल उद्देश्य है प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करना तथा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना। तो सिंपल सी बात है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना तथा प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करने के उद्देश्य से स्पैरो पोर्टल हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला कार्यक्रम है गृह प्रवेश कार्यक्रम। तो मध्य प्रदेश से संबंधित है गृह प्रवेश कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 लोगों को घर उपलब्ध कराए गए हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2022 तक भारत सरकार द्वारा सभी ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये किससे संबंधित है, तो यह गृह प्रवेश कार्यक्रम से संबंधित है और यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण की समस्या को कम करना। भारत उन देशों में शामिल है जहां कुपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। तो भारत सरकार के द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि देश में कुपोषण की जो समस्या है उसको कम किया जा सके। इसी से संबंधित है राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन भी कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वह है सितंबर माह। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी एवं डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है। तो पहले केवल उर्दू और अंग्रेजी को वहाँ पे मान्यता प्रदान की गई थी, हाल ही में नई 3 भाषाओं को वहाँ मान्यता प्रदान की गई है। तो अतः जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में वहाँ पे घोषित कर दिया गया है। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, उर्दू है, अंग्रेजी है, हिंदी है, कश्मीरी और डोगरी है। तो धारा 370 निरस्त होने से पहले उर्दू तथा अंग्रेजी को वहाँ पे आधिकारिक भाषा प्रदान की गई थी, और अब वहाँ पे 5 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। तो इस पिछले महीने में हमने पढ़ा था कि कर्नाटक ने यह घोषणा की है कि वह नई शिक्षा नीति को लागू करेगा, लेकिन उसके लागू करने से पहले ही हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसके द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। तो आपको याद होगा कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लाई गई थी। इससे पूर्व 1986 में शिक्षा नीति लाई गई थी, और 34 वर्ष बाद कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति लाई गई है। तो हिमाचल प्रदेश ने इसके लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन भी किया है। तो आप ये दोनों बातें याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है, और नई शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद लाई गई है कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। तो हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र नाम है, अयोध्या उनसे संबंधित है, तो इस कारण अयोध्या एयरपोर्ट को श्री राम जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अब इस एयरपोर्ट का जो नाम होगा वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा, जिसे दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाएगा। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं,
15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 परियोजनाओं की शुरुआत की। ये परियोजनाएं जल आपूर्ति और सीवरेज से जुड़ी हुई है, जो केंद्र सरकार की नमामि गंगे तथा अमृत योजना से संबंधित है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 541 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो आपको यह याद रखना है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में जलापूर्ति एवं सीवरेज से जुड़ी हुई 7 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, तो वो कौन सा राज्य है? बिहार। आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस बिल के तहत खाद्य पदार्थों, अनाज, दाल, प्याज, आलू आदि के आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। इससे बाजारों में इसकी स्पर्धा तथा खरीद बढ़ेगी और किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि में सुधार लाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। तो किसानों की आय में वृद्धि लाना और कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 लाया गया है। आवश्यक वस्तु संशोधन जो अधिनियम लाया गया था वह 1955 ईस्वी में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। तो हाल ही में बिहार के किस जिले में? तो दरभंगा जिले में दूसरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना को मंजूरी मिली है। तो पहला जो बिहार का जो एम्स है वो पटना में स्थापित किया जा चुका है। दूसरे की मंजूरी दरभंगा में मिली है। आगे बढ़ते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस प्रकार विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न देशों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है, उस प्रकार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा देश के अंतर्गत राज्यों में यह रैंकिंग जारी की जाती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो राज्य अत्यधिक है, जिसमें राज्य में व्यापार करना सुगम है, उनको इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त होता है, और जहाँ व्यापार में चुनौतियाँ अधिक है उनको निचला स्थान प्राप्त होता है। तो चलिए ये देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान तथा तेलंगाना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले देखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश को प्रथम, उत्तर प्रदेश को दूसरा तथा तेलंगाना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व जो पिछले वर्ष भी आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर था, जो उत्तर प्रदेश है वो 12वें स्थान पर था। तो उत्तर प्रदेश ने अपने रैंकिंग में सुधार करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बिहार की बात करें तो बिहार का इसमें स्थान 26 रहा। इससे पहले बिहार का स्थान 18 था, तो बिहार के रैंकिंग में गिरावट आई है। और वहीं अंतिम स्थान जो है त्रिपुरा को मिला, 36वां स्थान। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2020 में को लोकसभा के सांसदों के वेतन में 30% कटौती का बिल पारित कर दिया गया है। तो कोविड-19 के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो सांसद हैं उनके वेतन में कटौती करने का बिल पारित किया गया। आपको यह याद रखना है कि उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की बात की गई है। तो उनके वेतन में 30% की कटौती की जाएगी, और यह 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष तक यह किया जाएगा। तो 1 वर्ष तक उनके वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। यह 1 अप्रैल 2020 से यह शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत 118 नए चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो चीनी जो ऐप्स है उन पर गोपनीयता में हस्तक्षेप करने तथा भारतीयों की सूचना को एकत्रित करने का आरोप लगाकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत की धारा 69A के तहत कुल जो है 224 चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया है। तो आपको यह याद रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा के तहत इन चीनी ऐप्स को बैन किया गया। तो यह धारा है 69A। अगला पॉइंट, दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की दूसरी किसान रेल। तो आपको यह याद रखना है कि दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी किसान रेल कहाँ चली। तो यह चली अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से दिल्ली के लिए यह चलाई गई। पहली किसान रेल आपको याद होगा पिछले महीने दानापुर से देवलाली के बीच में चलाई गई है, जो महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई गई थी। तो दूसरी जो किसान रेल है वो चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से दिल्ली के बीच। किसान रेल क्यों चलाई जा रही है? जल्द नष्ट होने वाली फसलों को शीघ्रता से
दूसरे राज्यों में पहुंचाया जा सके ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे और किसानों की आय बढ़े। इस उद्देश्य से किसान रेल चलाने की बात जो है बजट 2020-21 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन नामक ऋण योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने के लिए सफल नामक योजना की शुरुआत की है? तो वह बैंक है एसबीआई। तो कपास उत्पादक है उनको शीघ्रता से लोन मिल सके, इसके लिए एसबीआई ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है सफल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैंकिंग संघ आईबीए द्वारा ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में किस बैंक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो वह बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। यह किस के द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय बैंकिंग संघ के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। अगला पॉइंट है वीर लक्ष्मी। नाम याद रखिएगा, वीर लक्ष्मी तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बनी है। वीर लक्ष्मी वह पहली महिला ड्राइवर बनी है जो एम्बुलेंस चलाएगी और ये कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। कर्नाटक सरकार द्वारा मांडवी, जिसे महादई नदी के नाम से जाना जाता है, पर कलसा बंडूरी बांध परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा मांडवी महादई नदी पर कलसा बंडूरी बांध परियोजना का निर्माण शुरू किया गया है। यह परियोजना कर्नाटक तथा गोवा के मध्य मांडवी नदी के जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के कारण 2 दशकों से रुकी हुई थी और 2002 में इसे मंजूरी मिली थी, लेकिन यह कार्य इसमें जो विवाद होने के कारण यह परियोजना प्रारंभ नहीं की जा सकी थी। लेकिन हाल ही में सितंबर माह में मांडवी नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था, कलसा बंडूरी बांध परियोजना, इसको अब मंजूरी मिली। अगला पॉइंट है केरल के इडुक्की जिले में एरवीकुलम नेशनल पार्क के पास नायकम तीरशेड में भारी भूस्खलन हुआ। तो एरवीकुलम नेशनल पार्क केरल के इडुक्की जिले में है। तो आपको यह याद रखना है कि एरवीकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो वह केरल राज्य में है। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह नेशनल पार्क नीलगिरी तहर पशु और नीले कुरिंजी फूल इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो नीलगिरी तहर पशु और नीले कुरिंजी फूल के लिए एरवीकुलम नेशनल पार्क प्रसिद्ध है जो केरल में स्थित है। और नीला कुरिंजी फूल की विशेषता यह है कि यह 12 वर्षों में एक बार खिलता है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चनपटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की। यह खिलौना कर्नाटक में प्रसिद्ध है। तो आपको यह याद रखना है कि चनपटना खिलौना जिसके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक के राज्य में संबंधित है। कर्नाटक राज्य में लकड़ी से यह खिलौना निर्माण किया जाता है। यह हल्की लकड़ियों से निर्माण किया जाता है। इसका यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह प्राकृतिक रूप से काफ़ी प्रकृति के अनुकूल है। यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान थारू जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बरना त्यौहार का जिक्र किया। यह पश्चिमी चंपारण के जिले में थारू जनजाति द्वारा बरना त्यौहार मनाया जाता है। इसके तहत लोग प्रकृति की रक्षा के लिए 60 घंटों तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो आपको बता दूं कि थारू जनजाति जो है वह हिमालय के जो तराई क्षेत्र है उसमें निवास करती है। बिहार में देखा जाए तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजाति जो है सावन के महीने में एक त्यौहार मनाती है जिसे बरना त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरना त्यौहार की तुलना लॉकडाउन से की। इस त्यौहार में जो लोग हैं वह 60 घंटे तक अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इस त्यौहार के दौरान, इस सावन के दौरान जो नए उगने वाले पौधे हैं उनके बाहर निकलने से उनके पैरों से टूट जाएंगे। तो पौधों की रक्षा करने के लिए, प्रकृति के प्रति उनका प्रेम देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बात अपने मन की बात कार्यक्रम में की। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि क्षेत्र के तहत लोकसभा में पारित 3 बिलों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो उन्होंने अपने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान दूसरा, जबकि
पहला स्थान अमेरिका का है। तो आप ये बस पॉइंट याद रखिएगा कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कितना है, तो वो इसमें दूसरा है। भारत में देखा जाए तो लगभग 55 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़क वर्तमान में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार ने मेकेदातु परियोजना के निर्माण को लेकर एक टीम गठित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना कावेरी नदी पर निर्मित है। इस परियोजना के कारण कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद रहा है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में किस परियोजना को लेकर के विवाद रहा है, तो वह है मेकेदातु परियोजना, जो कि कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से किया जाएगा। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और आयुष मंत्रालय की साझेदारी में किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि चौथे आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का आयोजन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा शुरू किया गया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ एवं आयुष मंत्रालय की साझेदारी में शुरू किया जाएगा और यह 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। अगला पॉइंट है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखा जाए कि कौन सा राज्य अधिक हैप्पी है, इसके लिए ये रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान मिजोरम को, दूसरा स्थान पंजाब को प्राप्त हुआ। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान मिजोरम को एवं दूसरा स्थान पंजाब को प्राप्त हुआ। कोविड-19 से सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ा है वह पड़ा महाराष्ट्र को और दूसरा सबसे बुरा प्रभाव पड़ा वह दिल्ली था। अगला पॉइंट 20 सितंबर 2020 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो किस पूर्व प्रधानमंत्री ने, तो एच.डी. देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई है। एच.डी. देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 1996 से 1997 तक था और वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो कई सारे बिंदुएं हैं इस पॉइंट पे, आपको यह याद रखना है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया सितंबर माह में, तो वह है एच.डी. देवगौड़ा। उन्हें सभापति के द्वारा शपथ दिलाई गई। सभापति हैं वेंकैया नायडू। वो कैवें नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो 11वें। कार्यकाल क्या था, तो 1996 से 1997। और किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला पॉइंट है कि 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14,000 करोड़ की 9 राजमार्ग परियोजना एवं 45,945 गाँवों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत एवं 9 राजमार्ग परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में की, तो वह राज्य है बिहार। बिहार में 14,000 करोड़ की 9 राजमार्ग परियोजनाएं एवं 45,945 गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। अगला बिंदु है 21 सितंबर 2020 को महामारी रोग संशोधन विधेयक संसद में पारित कर दिया गया। तो महामारी रोग संशोधन जो विधेयक है वह संसद में हाल ही में पारित किया गया। इस विधेयक से महामारी रोग अधिनियम 1897 में जो लाया गया था उसमें संशोधन किया गया। इसके तहत किसी भी महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल की सज़ा तथा उन पर 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो हाल ही में महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत जो महामारी के दौरान यदि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया जाता है तो उन्हें 7 साल की सज़ा एवं 5 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सितंबर माह की प्रमुख नियुक्तियों को देखते हैं, जिसमें पहली नियुक्ति यह है नरेंद्र सिंह तोमर की। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी बनाया गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान में कृषि मंत्री है, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी बनाया गया है। अगले हैं मुरली रामकृष्णन। मुरली रामकृष्णन को आरबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बनाया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं, तो मुरली रामकृष्णन। अगला है राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में उन्हें चुना गया है। तो राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में, नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में एवं मुरली रामकृष्णन को आरबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ के रूप में चुना गया है।
आगे देखते हैं अवीक सरकार। अवीक सरकार को पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पीटीआई के फुल फॉर्म की बात करें तो पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अवीक सरकार को पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे को एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। तो समीर कुमार खरे एडीबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को चुना गया? तो सचिन तेंदुलकर। नीतू डेविड महिला राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष। बीसीसीआई के द्वारा महिला राष्ट्रीय चयन पैनल जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट की महिला राष्ट्रीय चयन पैनल की अध्यक्ष बनी है नीतू डेविड। पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक TRAI के अध्यक्ष ट्राई के अध्यक्ष के रूप में पीडी वाघेला को चुना गया है। कुछ निधन देखते हैं जो कि सितंबर माह के दौरान हुए। तो कि निधन में सबसे प्रमुख है केशवानंद भारती। एडनियर मठ के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने भूमि सुधार कानून 1970 में केरल सरकार को चुनौती दी। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान में जो मूल ढांचा सिद्धांत आया था वह केशवानंद भारतीवाद 1973 से उभरकर सामने आया था। तो केशवानंद भारतीवाद में से ही यह चर्चा में हो गए थे। तो केशवानंद जी ने अपने एडनियर मठ के खिलाफ जो भूमि सुधार केरल सरकार के द्वारा जो लाया गया था 1970 में, उनके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। तो उसको लेकर के एक जजमेंट आया जिसे हम मूल ढांचा सिद्धांत के रूप में जानते हैं। रघुवंश प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता रह चुके हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया है। अमिताभ घोष आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष हैं, उनका निधन हो गया है। अमिताभ घोष जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर एस पद्मावती जो है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट रह चुकी हैं। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट एस पद्मावती का हाल ही में निधन हो गया है। जॉन टर्नर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का सितंबर माह में निधन हुआ। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो वह कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जसवंत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान। जसवंत सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। शेखर बसु परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शेखर बसु का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के वह पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला है सैयदा अनवरा तैमूर असम की पहली तथा एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, जिनका नाम है सैयदा अनवरा तैमूर, उनका निधन हो गया। तो सैयदा अनवरा तैमूर जी का हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी? तो असम राज्य की। इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय घटाचक्र समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पुस्तक, पुरस्कार आदि बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इरुटेरिया के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।